दोस्तों, आज मैं आपके सामने 2017 में रिलीज हुई एक सस्पेंस थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री मूवी लेकर आया हूँ। इस मूवी में आपको बीच में थोड़ी थोड़ी कॉमेडी भी देखने को मिलेगी। मूवी का नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मूवी की शुरुआत में हम एक टूर बस को देखते हैं जो अपने पैसेंजर्स को लेने के लिए अपनी डेस्टिनेशन के लिए निकली होती है। हम देखते हैं कि इस बस को ड्राइवर हैरी और उसका असिस्टेंट नोरा चला रहे थे और तभी नोरा अचानक सामने देखते हुए हैरी से कहती है कि देखो हम पहुंच गए वो रहे लोग। फिर यहाँ पर हैरी देखता है कि सामने कुछ यात्री बस का इंतजार कर रहे थे और अब हैरी और नोरा की बातों से हम समझ पाते हैं कि ये सभी यात्री असल में फेमस मिस्ट्री नॉवेलिस्ट डेविड कैलिन के बहुत बड़े फैन हैं और आज ये लोग उन्हीं लोकेशंस पर जाने वाले हैं जिसके बेस पर डेविड ने अपनी कई बुक्स को पूरा किया था। और इनके लिए इससे भी अच्छी बात ये थी कि आज डेविड खुद इन लोगों के साथ वहां जाने वाला है। और इतना ही नहीं, खुद डेविड ने ही इस ट्रिप को भी ऑर्गेनाइज किया था। खैर, अब हैरी और नोरा उन पैसेंजर्स को बस के अंदर बुलाते हैं और यहाँ हम इन सभी पैसेंजर्स में मार्श, लिली और पैगी नाम की 3 हम उम्र बुजुर्ग महिलाएं देखते हैं। इसके बाद 2 कपल्स थे और फिर एक व्हीलचेयर में बैठी ओल्ड लेडी मिडरेड और उसकी असिस्टेंट नैन्सी भी थी जो वहां पर आई हुई थी। इसी के साथ डॉक्टर जेम्स और केविन नाम के 2 भाई भी थे। अब बस में चढ़ते वक्त डॉक्टर जेम्स नोरा को बताता है कि उसके भाई को बार बार चीजें भूलने की प्रॉब्लम है, जिस पर नोरा कहती है कि मैं इस बात का पूरा ख्याल रखूंगी। इसके बाद नोरा इन सभी अजीब पैसेंजर्स को वेलकम करके इन्हें बस में चढ़ाती है। इसी दौरान हम एक काले कपड़े वाले आदमी को देखते हैं जो नोरा को दूर से देख रहा था और गुस्से में लग रहा था। फिर आगे सभी पैसेंजर्स के बस में बैठ जाने के बाद नोरा इन्हें बताती है शायद ट्रिप के वक्त बारिश होगी, इसलिए हमारी टीम ने आपके लिए ग्रीन जैकेट का पहले से ही इंतजाम कर रखा है। तभी उस बस में वही राइटर यानी डेविड आता है और डेविड को देखकर उसके सारे फैंस बहुत खुश होते हैं। फिर डेविड यहाँ पर इन सभी को एक छोटी सी स्पीच देता है जिससे ऐसा लगता है कि मानो वो कोई सीरियस राइटर ना होकर उन जैसा ही कोई आदमी हो। तभी वहां पर बस के पास बेन नाम का शख्स आता है जो असल में नोरा का एक्स लवर था। हम देखते हैं कि बेन असल में नोरा के साथ बस में आना चाहता था, लेकिन नोरा कहती है तुम्हारे पास बस की टिकट नहीं है इसलिए तुम हमें ज्वाइन नहीं कर सकते। फिर बेन यहाँ धमकी देता है अगर उसके बगैर बस गई तो उसकी ट्रिप बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी और अंत में कोई नहीं बचेगा। लेकिन नोरा बेन की इस धमकी को मजाक में लेकर बस को आगे बढ़ा देती है और हम देखते हैं कि बेन वहीं पर छूट जाता है। अब रास्ते में जाते वक्त बस के कुछ पैसेंजर्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। हम नोटिस करते हैं कि यहाँ मैरी नाम की एक लेडी थी जो हर छोटी छोटी बात पर चिढ़ जाती थी। वहीं उसका हस्बैंड जॉर्ज हमेशा शांत रहता था। उधर मिडरेड एक गुस्सैल किस्म की महिला थी और बुढ़ापे की वजह से अपाहिज होने के कारण वो खुद से कहीं भी जा नहीं सकती थी। फिलहाल मिडरेड अपनी असिस्टेंट नैन्सी पर गुस्सा करती है क्योंकि उसने उसे विंडो सीट पर नहीं बिठाया था। तब नैन्सी कहती है कि उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो उसे विंडो सीट तक ले जा सके। लेकिन तभी इनके बीच की इस बहस को सुनकर डॉक्टर जेम्स मिडरेड की मदद करके उसे विंडो सीट पर बैठा देता है, जिस पर मिडरेड जेम्स से काफी इंप्रेस होती है। फिर आगे ये सभी बुक में बताई पहली लोकेशन यानी एक चर्च के अंदर पहुंचते हैं। इधर ऑथर डेविड सबको चर्च हॉल में जमा करके उन्हें बताता है कि इसी चर्च में बैठते वक्त उसे अपनी पहली किताब का आइडिया आया था और फिर बाद में उस किताब ने डेविड को दुनिया का नंबर 1 मिस्ट्री राइटर बना दिया। अब ऐसा कहते ही अचानक डेविड को किसी का कॉल आता है और तभी नोरा सभी पैसेंजर्स से कहती है आप सभी चर्च की दीवारों को बारीकी से देखकर 20 मिनट बाद फिर से एक साथ जमा हो जाइए। तो ये सुनकर सभी हॉल से चले जाते हैं। फिर आगे आंट पैगी जब चर्च में घूम रही होती हैं, तो तभी एक आदमी अचानक से आकर पैगी को डरा देता है। असल में वो आदमी पैगी के लिए चिकन पाई लाया था और देखते ही देखते वो उस पाई को पैगी के मुंह में जबरदस्ती डाल देता है जिससे पैगी को घुटन होने लगती है। आगे हम देखते हैं कि 20 मिनट के बाद सारे पैसेंजर्स दोबारा से जमा होने लगते हैं, जिसके बाद डेविड उन्हें एक ऐसे रूम की तरफ ले जाता है जहां उसकी एक कैरेक्टर लेडी जोआना का मर्डर हुआ था। फिर डेविड बताता है कि लेडी जोआना की लाश इस दरवाजे के उस पार चेयर पर पड़ी मिली थी। लेडी जोआना का दम घोंटकर उन्हें दर्दनाक मौत से मारा गया था। अब ऐसा कहकर डेविड जैसे ही दरवाजा खोलता है तो वैसे ही इन सबको कमरे के अंदर पैगी की लाश मिलती है। अब हैरानी की बात ये थी कि यहाँ पर पैगी की लाश चेयर पर बिल्कुल ठीक वैसे ही दिख रही थी जैसे अभी थोड़ी देर पहले डेविड ने मेंशन किया था। आगे पैगी की बॉडी को ले जाते वक्त
पैगी की बाकी दोनों हम उम्र दोस्त उसके लिए बहुत दुखी होते हैं। यहाँ डॉक्टर जेम्स को लगता है कि पैगी की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई होगी, लेकिन फॉरेंसिक यूनिट के लोग बताते हैं कि आंट पैगी ने जबरदस्ती चिकन पाई का बड़ा सा टुकड़ा अपने मुंह में एक ही बार में निकल लिया था, जिस कारण से उनका दम घुट गया और उनकी मौत हो गई। इस तरह अब ऐसा बताकर उस फॉरेंसिक यूनिट के लोग पैगी की लाश को ले जाते हैं। इसके बाद मिस मैरी कहती है कि अब जब हमारी एक कंपेनियन मर गई है तो शायद हम ये टूर कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे और इसीलिए हमें हमारे पैसे रिफंड किए जाएं। लेकिन पैसों का लालची ऑथर डेविड कहता है कि नहीं, कोई पैसा रिफंड नहीं होगा। हालांकि मुझे भी पैगी की मौत पर अफसोस है, लेकिन हम सभी लोगों के एडवेंचर को खराब नहीं कर सकते। अब ऐसा कहकर डेविड उन्हें वापस बस में बैठने को कहता है। अब आगे बस से ये लोग एक हिल के पास पहुंचते हैं, जहां डेविड अपने साथ सभी पैसेंजर्स को लाकर बताता है कि उसने अपनी दूसरी नॉवेल शो कम्स टू ब्लडशॉट यहीं इसी जगह पर इंस्पायर होकर लिखी थी। वो बताता है कि बुक की इसी लोकेशन पर वो किलर उसकी कहानी के मेन कैरेक्टर को चट्टान से गिराकर मार डालता है। अब हम देखते हैं कि ये सुनकर मिडरेट को इस जगह की पेंटिंग बनाने की इच्छा होती है, लेकिन इतने में मिडरेट की असिस्टेंट नैन्सी उन्हें बताती है कि वो कैनवास और वाटर कलर तो बस के अंदर ही रखकर भूल गई है। ये सुनकर मिडरेट एक बार फिर से नैन्सी पर बहुत गुस्सा करती है, जिससे वहीं खड़े बाकी पैसेंजर्स को भी मिडरेट से नफरत होने लगती है, क्योंकि वो अपनी असिस्टेंट के साथ बहुत ही ज्यादा खड़ूस व्यवहार कर रही थी। खैर, अब मिडरेट नैन्सी से जल्दी से बस में जाकर उसका वाटर कलर और कैनवास लाने को बोलती है, जिसके बाद नैन्सी इसके लिए ड्राइवर हैरी से बस की चाबी मांगती है। लेकिन हैरी उसे बताता है कि उसकी बस में चाबी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके फोन में एक ऐप है और उस ऐप को ऑन करते ही वो बस ऑटोमेटिकली खुल जाएगी। तो ये सुनकर नैन्सी फौरन बस की तरफ मुड़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिडरेट अपनी व्हीलचेयर को पुल करते हुए कहीं दूर जाकर कोई अच्छा सा व्यू पॉइंट ढूंढने निकल जाती है, ताकि उसे पेंटिंग के लिए अच्छा माहौल मिल सके। तभी बीच रास्ते में रेनकोट पहना हुआ कोई अनजान आदमी पीछे से आकर मिडरेट की व्हीलचेयर को चलाते हुए मिडरेट को जबरदस्ती पहाड़ से फेंक देता है, जिससे मिडरेट की वहीं पर मौत हो जाती है। और इस मर्डर की भी खास बात ये थी कि मिडरेट की मौत भी डेविड की बताई बुक के अनुसार हुई थी, यानी चट्टान से गिरकर, या कहें किलर द्वारा चट्टान से नीचे फेंककर। अब दूसरी तरफ पैगी की दोनों साथियों को ऐसा लगता है कि पैगी खुद से चिकन पाई खाकर नहीं मरी, बल्कि उसे किसी ने मारा है। ये सुनकर सामने खड़ा हैरी पूछता है कि आप दोनों को ऐसा क्यों लगता है? तो वो दोनों बताती हैं कि पैगी ने उनसे बस में कहा था कि उसे स्पाइसी चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मगर मरते वक्त पैगी के मुंह से स्पाइसी चिकन मिला, जिससे उसकी मौत हुई। आखिर ये कैसे पॉसिबल है? तो ये सुनकर हैरी कहता है कि इसका मतलब किसी ने जबरदस्ती पैगी के मुंह में चिकन पाई डालकर उसका मर्डर किया था। तभी नोरा हैरी से कहती है कि ये सब बकवास की बातें हैं। वो आगे कहती है कि कई बार बुजुर्ग लोगों का मूड और टेस्ट स्विंग होता है, इसलिए हो सकता है कि अचानक उसमें स्पाइसी चिकन खाने की इच्छा जागी हो। खैर, इतने में वहाँ जेम्स और केविन तेजी से भागते हुए आकर बताते हैं कि आंट मिडरेट मर चुकी हैं। तभी वहाँ मिडरेट की असिस्टेंट नैन्सी भी पहुंचकर ये खबर सुन लेती है, जो हैरान कम लेकिन खुश ज्यादा दिख रही थी। फिर आगे ये सभी हिल के पास जमा होते हैं, तो सभी को देखने को मिलता है कि पहाड़ी के नीचे से पुलिस को मिडरेट की व्हीलचेयर मिली थी। अब इंस्पेक्टर कॉलिंस आकर सभी से पूछता है कि उनमें से मिडरेट का सबसे करीबी कौन है, जिस पर नैन्सी अपना पूरा नाम नैन्सी बिशप बताकर कहती है कि मैं उनकी असिस्टेंट हूँ। अब कॉलिंस कहता है कि क्या मिडरेट का कोई रिलेटिव है? तो नैन्सी कहती है हाँ, मिडरेट की एक बहन है, मगर वो ब्लैकपूल में रहती है और मिडरेट के जिद्दी नेचर के कारण दोनों बहनों में बिल्कुल भी नहीं बनती। इसलिए इस ट्रिप के दौरान आंट मिडरेट मुझे अपने साथ अपनी असिस्टेंट बनाकर लाई थी। वो आगे कहती है कि ओवरऑल आंट मिडरेट व्हीलचेयर को खींचने में बहुत ही एक्सपर्ट और स्ट्रांग थी। तभी कॉलिंस कहता है शायद इसीलिए आपकी आंट व्हीलचेयर को खींचते हुए पहाड़ी तक चली आई और फिर गलती से उन्हें छोटा सा झटका लगा और फिर उन्हें दौरा आया, जिससे वो नीचे गिरकर मारी गई। मतलब सब कुछ महज एक्सीडेंट था, यानी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए आप लोग चाहो तो अपनी ट्रिप कंटिन्यू कर सकते हैं। अब ऐसा कहकर इंस्पेक्टर कॉलिंस वहां से जाने लगता है। तो इतने में हैरी कॉलिंस के पीछे आकर उससे कहता है कि सर, इस ट्रिप पर ये हमारे साथ दूसरी बार हुआ है कि हमारे एक और पैसेंजर की मौत हुई है। तो कॉलिंस कहता है हाँ, मैंने सुना था कि तुम्हारे पिछले पैसेंजर के साथ कुछ खाते वक्त उसके मुंह में ब्लॉक हो गया था, जिससे वो मारी गई थी। अब हैरी कहता है वो मरी नहीं सर, बल्कि उन्हें किसी ने मार डाला है, और जिस हिसाब से मेरे पैसेंजर्स एक एक करके मर रहे हैं, इसके पीछे जरूर कोई इंसान है।
इसलिए आपको एक पुलिस की तरह इस केस की छानबीन करनी चाहिए। तो कॉलिंस इस पर साफ मना करके वहां से निकल जाता है। वहीं हैरी भी थक हार कर अपने बस के अंदर वापस पहुंच जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारे पैसेंजर्स तीसरी लोकेशन में जाने के लिए पहले से ही तैयार बैठे हुए थे। पर तभी हम ये भी देखते हैं कि बस के कोच में कोई अनजान आदमी इन सभी पर बगैर पता चले बैठ जाता है और फिर बस वहां से निकल जाती है। आगे ये सभी बुक के थर्ड लोकेशन पर पहुंचते हैं, जो असल में एक होटल का था। अब वो सारे पैसेंजर्स उस होटल में चेक इन करते हैं और तभी डेविड बाहर से आकर इन सभी के लिए सूटकेस में अपना कॉस्ट्यूम भरकर लाता है और सीढ़ियों के पास जाकर कहता है कि इन सूटकेस में वो सारे कॉस्ट्यूम्स हैं जो मेरे नॉवेल्स में मेरे कैरेक्टर्स के होते थे। इसलिए आज शाम डिनर पार्टी के पहले आप सभी ये कॉस्ट्यूम्स पहनकर हॉल में हाजिर होंगे। अब ये सभी इस पर मान जाते हैं और आगे रात के वक्त हम देखते हैं कि सारे पैसेंजर्स बुक के कैरेक्टर्स की तरह ड्रेसअप होकर तैयार हो जाते हैं। इसी दौरान डॉक्टर जेम्स को देखकर जॉर्ज को याद आता है कि जेम्स बुक का वो कैरेक्टर बना है जो असलियत में एक चालबाज कॉनमैन था, मगर दुनिया के सामने डॉक्टर बनने का नाटक करता था। अब इसे सुनकर जेम्स थोड़ा सा घबरा जाता है, लेकिन तभी अचानक से ये सभी एक साथ नोटिस करते हैं कि खिड़की के बाहर डेविड मरा पड़ा है। अब इसे देखकर डॉक्टर जेम्स फौरन डेविड की लाश के पास जाकर उसकी हार्ट बीट को चेक करके बोलता है डेविड मर चुका है। लेकिन तभी डेविड के जागने की आवाज आती है और सभी को पता चलता है कि डेविड जिंदा है, बल्कि वो बस थोड़े वक्त के लिए बेहोश हो गया था। इसे देखकर सभी लोग डेविड को उठाकर उसे होटल के अंदर वाले रूम में ले जाते हैं, जहां डेविड उन्हें थोड़ा कंफर्टेबल होने के बाद बताता है कि मैं छत के बाहर फोन पर अपने बुक एजेंट से बात कर रहा था और तभी पता नहीं कैसे मैं बेहोश हो गया और जब मेरी आंखें खुली तो मेरे सामने डॉक्टर थे। इसका मतलब किलर ने मुझे मारने की कोशिश की। तभी इतने में सभी देखते हैं कि इन्हीं का पैसेंजर ग्राहम अचानक इतनी देर बाद दूसरे कमरे से बाहर निकल कर आता है। फिर मैरी ग्राहम पर इल्जाम लगाते हुए कहती है जब सभी हॉल में तैयार होकर पहुंच गए थे तब उस पूरे वक्त ग्राहम हॉल से गायब था, इसलिए जरूर ग्राहम ने ही ऊपर से डेविड को धक्का दिया होगा। लेकिन ग्राहम कहता है ये तुम क्या कह रही हो? तो मैरी कहती है फिर तुम इतनी देर से कमरे में क्या कर रहे थे? तो ग्राहम बोलता है मैं अपने कैरेक्टर को रियलिस्टिक बनाने के लिए सिगार को ठीक से पीने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हम नोटिस करते हैं कि मैरी को ग्राहम की बातों पर यकीन नहीं आता और यहाँ तक कि मैरी को लगता है कि ग्राहम के हाथों में जो बैग है उसमें जरूर मर्डर वेपन होगा। अब ऐसा कहकर मैरी जब ग्राहम से उसका बैग छीन लेती है तो बैग नीचे गिर जाता है, जिसके बाद उसमें से मिट्टी जैसा कुछ बाहर आ जाता है। इसके बाद ग्राहम सभी को बताता है कि ये उसकी वाइफ कैरन की अस्थियां हैं। असल में कैरन डेविड के नॉवेल्स की बहुत बड़ी फैन थी और उसकी आखिरी इच्छा थी कि वो उसे डेविड की बुक में बताई तीनों लोकेशंस में उसे अपने साथ ले चले। बस इसीलिए ग्राहम इस ट्रिप में आया था। अब इसे सुनकर मैरी को अपनी गलती पर अफसोस होता है। तभी हैरी कहता है अब तो आप सभी मुझ पर यकीन करेंगे कि इस पूरे ट्रिप के वक्त कोई है जो हम लोगों के बीच छुपकर हमारे लोगों का मर्डर कर रहा है। ऐसा कहकर हैरी पुलिस को कॉल करने चला जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद लौटकर बाकी पैसेंजर्स को वो बताता है कि फिलहाल ऑफिसर कॉलिन उनकी कोई मदद नहीं कर रहा, इसलिए कल आप सभी से एक घंटे मैं ही इंटेरोगेशन करूंगा। तो तब तक आप सभी होटल के अंदर खुद को हिफाजत से लॉक कर लें, क्योंकि शायद रात के वक्त किलर किसी को भी मार सकता है। इस तरह अब सभी पैसेंजर्स दो दो कपल बनकर अपने अपने कमरे के अंदर चले जाते हैं। इस बीच हैरी और नोरा को एक साथ एक कमरा अलॉट होता है, जहां वो दोनों बातों ही बातों में एक दूसरे से इजहार करते हैं कि उन्हें एक दूसरे से प्यार है। दूसरी तरफ जेम्स और उसका भाई केविन एक ही कमरे में सो रहे होते हैं, लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ केविन को किसी बेचैनी के कारण नींद नहीं आती, इसलिए केविन बाहर गार्डन में सिगरेट पीने चला जाता है। पर तभी कोई व्यक्ति केविन के पास आता है और केविन उससे कहता है तुमने मुझे सिगरेट पीते पकड़ लिया, इसलिए किसी दिन सिगरेट पीने की यही बुरी आदत मुझे मरवा डालेगी। इसे सुनकर अब वो अनजान व्यक्ति अपने पास से बड़ी सी कुल्हाड़ी निकालकर तुरंत केविन को मार डालता है। फिर अगली सुबह ही बाकी पैसेंजर्स केविन को ढूंढते हुए बाहर आते हैं, जहां गार्डन के पास इन सभी को केविन की कटी हुई गर्दन मिलती है। इसे देखकर जेम्स फौरन घबराकर सभी से कहता है कि जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। तो मैरी कहती है मगर तुम तो खुद एक डॉक्टर हो। तो जेम्स कहता है मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, इसलिए फौरन कॉल करो। लेकिन तभी नोरा देखती है कि सामने बेंच पर केविन का बाकी का धड़ पड़ा हुआ था और इसे देखकर हैरी कहता है कि डॉक्टर की जगह डायरेक्ट पुलिस को कॉल करो। तभी मिस मैरी जेम्स से कहती है अभी तुमने कहा था कि तुम एक डॉक्टर नहीं हो, तो ऐसा क्यों कहा था? जिस पर जेम्स बताता है कि हाँ मैं डॉक्टर नहीं हूँ, असल में मैं बरसों पहले एक साधारण सा कॉनमैन हुआ करता था।
जो मासूम औरतों को फर्जी डॉक्टर बनकर लूटता था। मगर एक बार गाड़ी से रास्ते में गुजरते वक्त मेरा किसी आदमी से एक्सीडेंट हो गया और जब मैंने भागने की कोशिश की तो मेरी गाड़ी किसी पिलर से टकरा गई, जिस कारण मुझे और उस आदमी दोनों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। जब हॉस्पिटल स्टाफ ने मुझसे पूछा कि वो दूसरा आदमी मेरा क्या लगता है, तो मैंने बताया कि ये आदमी मेरा भाई केविन है। मैंने झूठ इसलिए बोला ताकि कोई भी मुझ पर एक्सीडेंट का इल्जाम ना लगा दे। और फिर जब उस केविन को होश आया तो उसे अपनी पिछली जिंदगी की कोई घटना याद नहीं थी, इसलिए केविन ने भी मानना शुरू कर दिया कि मैं भी उसका भाई हूँ। वो आगे कहता है कि इस तरह कई सालों साथ रहते हुए हम दोनों में प्यार बढ़ता गया। वो आगे कहता है कि उस वक्त जब केविन होश में आया था तो उसके पास डेविड की साइन की हुई बुक भी थी। तो बस इसी रीजन की वजह से हम दोनों डेविड की इस ट्रिप में शामिल हुए थे। अब जेम्स की इस कहानी को सुनने के बाद सभी पैसेंजर्स अगली ट्रिप के लिए निकल जाते हैं, लेकिन इस बार जैसे ही बस रास्ते में पहुंचती है तो वैसे ही पुलिस आकर हैरी की बस को बीच में रुकवाकर हैरी को बाहर निकालकर उसे अरेस्ट कर लेती है। अब हैरी पूछता है, पर मैंने क्या किया है? तो वहाँ पर इंस्पेक्टर कॉलिंस आकर कहता है कि तुम्हें मैरी और मिडरेट की हत्या के आरोप में अरेस्ट किया जाता है, जिस पर नोरा कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, हैरी किसी को नहीं मार सकता। तो कॉलिंस कहता है, मैडम हमें किसी अनजाने सोर्स ने ये इन्फॉर्मेशन दी है और उसी बेस पर अब हम हैरी से तहकीकात करने उसे अपने साथ ले जा रहे हैं, इसलिए कुछ वक्त के लिए आप लोगों को भी हमारे साथ आना पड़ेगा। आगे हम देखते हैं कि कॉलिंस कस्टडी में हैरी और उसकी पार्टनर नोरा को अलग अलग करके दोनों से तहकीकात करता है ताकि हैरी की असली अलीबाई जान सके। तो नोरा बताती है कि रात से लेकर दिन तक हैरी उसके साथ मौजूद था क्योंकि वो दोनों फिजिकल हुए थे। अब वो ऑफिसर कहता है कि तुम दोनों में से किसकी नींद सबसे पहले खुली थी। नोरा यहाँ पर बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल सकती थी, इसलिए वो बताती है कि जब वो उठी तो उससे 1 घंटे पहले ही हैरी नींद से उठ चुका था। अब नोरा के इस बयान से पुलिस को हैरी पर और ज्यादा शक हो जाता है, इसलिए पुलिस सिर्फ हैरी को हिरासत में लेकर बाकी सभी पैसेंजर्स को छोड़ देती है। फिर छूटते ही नोरा सबसे कहती है कि मेरे ख्याल से हमें इस ट्रिप को यहीं पर कैंसिल कर देनी चाहिए, क्योंकि बस के मेन ड्राइवर को ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पर डेविड कहता है, नहीं, मैं इस ट्रिप को किसी कीमत पर कैंसिल नहीं कर सकता और अब तो हमारा आखिरी लोकेशन यानी कि ब्लैक पूल टावर बस कुछ ही दूरी पर है और वहाँ हम सभी चलकर भी पहुँच सकते हैं। वो आगे कहता है कि वैसे भी असली किलर पकड़ा गया है तो हमारी जान को भी कोई खतरा नहीं होगा, लेकिन नोरा कहती है कि हैरी असली किलर नहीं है, वो किसी को नहीं मार सकता। इसके बाद डेविड कहता है, लेकिन मैं तुम्हारा करियर जरूर खत्म कर सकता हूँ और अगर तुमने एक बार फिर ब्लैकपूल टावर में जाने से मना किया तो अपना अंजाम समझ लेना। दूसरी तरफ हैरी के कहने पर वहाँ हैरी के लॉयर को बुला लिया जाता है, लेकिन यहाँ हैरी का लॉयर बहुत ही अजीब था। असल में वो लॉयर खुद ऐसा चाहता था कि हैरी उस गुनाह को कन्फेस करे जो उसने किया ही नहीं है, लेकिन फिर भी हैरी अपनी बेगुनाही साबित कर देता है क्योंकि पुलिस के पास हैरी के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बस के लगेज कोच में जो आदमी इतने वक्त से छुपा हुआ था वो और कोई नहीं बल्कि बेन था। असल में बेन को नोरा अपने साथ बस में नहीं ले गई थी, इसलिए बेन दूसरी लोकेशन के वक्त जबरदस्ती छुपकर बस की कोच में घुस गया था। फिर आगे जब हैरी कस्टडी से छूटकर अपनी बस में वापस आता है तो देखता है कि बेन सामने की सीट में बैठा हुआ है। अब बेन कहता है, तुम इधर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो जेल में होना चाहिए। तो इस पर हैरी कहता है, ये सब तुम्हें कैसे पता? जिसके बाद बेन कहता है, वो आदमी मैं ही हूँ जिसने पुलिस को कॉल करके तुम्हें फंसाया था क्योंकि तुमने मेरी नोरा के साथ इश्क लड़ाने की हिम्मत की थी। अब हैरी कहता है, तो तुम ही उन सबके असली किलर हो। जिस पर बेन कहता है, मैं कोई किलर नहीं हूँ। हाँ, मैंने तुम सभी को स्टॉक किया था, लेकिन मैंने किसी का खून नहीं किया और विश्वास ना हो तो सारी चीजें मेरे कैमरे में रिकॉर्डेड हैं, तो खुद देख लो। इस तरह अब बेन हैरी को अपने कैमरे की फुटेजेस दिखाता है, जिसमें हैरान कर देने वाली बात यह थी कि एक फुटेज में डेविड खुद को ईंट से मारकर बेहोश कर रहा था। यानी डेविड को होटल में किसी ने मारने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि डेविड ने लोगों पर से अपना शक हटाने के लिए खुद को हिट किया था। इसे देखकर हैरी कहता है, मतलब डेविड ही असली किलर है। तुमने ये वाली फुटेज पुलिस को क्यों नहीं भेजी? तो बेन कहता है, एटलीस्ट डेविड ने नोरा के साथ कुछ गलत नहीं किया था। जिस पर हैरी कहता है, मगर वो कर सकता है। इस वक्त नोरा उन पैसेंजर्स के बीच अकेली है, इसलिए हमें जल्दी से जाकर उसे बचाना चाहिए। अब हैरी की इस बात को सुनकर बेन भी जल्दी से बस से बाहर निकलता है और उसके साथ चल देता है। दूसरी तरफ डेविड ब्लैक पूल टावर के अंदर बाकी पैसेंजर्स को लेक्चर दे रहा होता है और तभी उनके लेक्चर के बीच में वहाँ बेन और हैरी पहुंचकर सभी को बताते हैं कि डेविड ही असली किलर है।
साथ ही डेविड ने खुद को होटल में जख्मी करके नीचे गिरने का नाटक किया था। लेकिन डेविड कहता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, जिस पर बेन कहता है ये झूठ बोल रहा है, मैंने इसे खुद अपने कैमरे में ऐसा करते हुए कैप्चर किया है। तो इसे सुनकर अब डेविड घबरा जाता है और वहां से भागने लगता है, जिसके बाद बाकी सभी डेविड का पीछा करने लगते हैं। मगर थोड़ी ही देर में डेविड इनके द्वारा पकड़ा जाता है। फिर हैरी डेविड से कहता है आखिर तुम पकड़े गए डेविड, इसलिए अब भागने का कोई फायदा नहीं, तो अब कबूल कर लो कि वो तुम ही थे जिसने मिडरेड, पैगी और केविन की हत्या की थी। लेकिन डेविड कहता है रुको रुको, मैंने इनमें से किसी को नहीं मारा। हाँ, मैंने खुद को जख्मी करने का नाटक किया था, मगर वो सिर्फ इसीलिए था ताकि मैं तुम सभी का ध्यान थोड़े वक्त के लिए अपनी ओर खींच सकूं। और सच्चाई तो यह है कि मेरी लिखी सारी किताबें भी मैंने नहीं लिखी। तो मैरी शौक होते हुए कहती है फिर वो सब किसने लिखी हैं? तो डेविड असलियत बताते हुए कहता है कि मैं अपने करियर की शुरुआत में एक भी हिट नॉवेल नहीं दे पाया था और बहुत सारी पब्लिशिंग कंपनियां मुझे काम से निकालने वाली थी। लेकिन तभी ऐसे में एक दिन मेरे पास किसी ने रिव्यू करने के लिए 10 हैंड रिटन नॉवेल्स की स्क्रिप्ट्स भेजी और उन नॉवेल्स के साथ एक लेटर भी था जिसमें लिखा था कि ऑथर का नाम सुजैन है और उसने बताया था कि ये नॉवेल्स उसके सभी नॉवेल्स की आखिरी और पहली कॉपी है। मगर उस वक्त नॉवेल को रिव्यू करने की जगह मैंने उन सारे नॉवेल्स को अपने नाम से छपवा दिया और धीरे धीरे मुझे फेम और पैसा दोनों हासिल होने लगे। लेकिन तभी एक दिन सुजैन मेरे ऑफिस में आई और उसने मुझे बताया कि उसके साथ उसकी एक बेटी है जिसे पालने के लिए उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। मगर ये जानते हुए भी मैंने सुजैन की कोई मदद नहीं की और क्योंकि सुजैन के पास उसके लिखे हुए नॉवेल की कोई भी कॉपी नहीं थी, इसलिए वो उन नॉवेल्स को क्लेम भी नहीं कर पाई। मगर मुझे आज भी उस औरत सुजैन बिशप के लिए हमदर्दी है। अब सुजैन का पूरा नाम सुनकर केविन के दिमाग में कुछ क्लिक होता है और उसे याद आता है कि उनके साथ आई उस लड़की का भी पूरा नाम नैन्सी बिशप था, यानी नैन्सी ही सुजैन बिशप की बेटी है। दूसरी तरफ नैन्सी और नोरा वॉशरूम में एक दूसरे से बात कर रही होती हैं और तभी अचानक बात करते हुए नैन्सी नोरा पर चाकू से हमला करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वो उसे बताती है कि वही अब तक सभी लोगों का मर्डर करती आ रही थी। असल में जब डेविड ने उसकी मॉम को धोखा दिया था तो उस वक्त वो भी मौजूद थी और उसे लंबे वक्त से डेविड से अपना बदला चाहिए था। लेकिन डेविड की मामूली मौत से उसका बदला पूरा नहीं होता। नैन्सी आगे कहती है आंट मिडरेड मुझे डेविड की बुक साइनिंग सेरेमनी के वक्त मिली थी और बाद में मैं उनकी असिस्टेंट बनकर तुम लोगों के साथ इस ट्रिप में शामिल हो गई। अब सबसे पहले मैंने पैगी का दम घोटकर उसे मार डाला क्योंकि उन्हें मारना मेरे लिए सबसे इजी था। फिर मैंने अपनी आंट मिडरेड की व्हील चेयर को पहाड़ी में ले जाकर उन्हें वहां से धक्का दे दिया। वैसे भी मिडरेड मुझसे हमेशा नाराज रहती थी, जिस कारण मेरे लिए उन्हें मारना बहुत ही जरूरी हो गया था। फिर डेविड की अगली बुक के रेफरेंस के लिए मुझे उस बेचारे केविन को भी बेवजह मारना पड़ा और अब मैं तुम्हें मारने के बाद सीधा डेविड को भी खत्म कर डालूंगी, जिससे दुनिया भर में मेरी मॉम की किताबों की फ्री में पब्लिसिटी होगी। अब इन मर्डर्स के बारे में जब दुनिया को पता चलेगा तो मेरी मॉम की आत्मा को शांति मिलेगी। ये सुनकर नोरा कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बस पागल हो गई हो। लेकिन नैन्सी बगैर कुछ सुने नोरा को मारने आगे बढ़ती है और तभी वहां पर हैरी और आंट मार्श बीच में आकर नैन्सी को रोक लेते हैं। इसके बाद नैन्सी चिल्लाते हुए बाहर सीधा डेविड को मारने चली जाती है। अब डेविड किसी तरह अपनी जान बचाने के लिए एक गेम स्टोर के अंदर पहुंचता है जहां नैन्सी डेविड को मारने के लिए उसे ढूंढ रही होती है। पर तभी हैरी बीच में आकर नैन्सी को भड़काने की कोशिश करता है, जिसे देखकर नैन्सी हैरी पर पीछे से वार करके उससे कहती है शायद डेविड से पहले मुझे तुम्हें मारना होगा। अब ऐसा कहकर नैन्सी जैसे ही उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है तो वैसे ही पीछे से जॉर्ज आकर नैन्सी को मारकर बेहोश कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद पुलिस नैन्सी को पकड़कर अपने साथ ले जाती है और वहीं ऑफिसर कॉलिंस हैरी पर बेवजह शक करने के लिए उससे माफी मांगता है। अब हम देखते हैं कि ये सभी पैसेंजर्स ग्राहम के पास पहुंचते हैं। इधर ग्राहम कैरन की अस्थियों से कहता है जैसा कि तुम चाहती थी मैंने तुम्हारे लिए ट्रिप पूरी की, और ऐसा कहकर ग्राहम सी साइड में कैरन की अस्थियों का विसर्जन कर देता है। इस बीच यहाँ इन सभी को ग्राहम की कंडीशन देखकर दया आ रही थी। तभी आंट मार्श एकदम से ग्राहम से पूछती हैं कि वैसे कैरन की मौत कैसे हुई थी। तो ग्राहम कहता है दरअसल मैंने ही एक बार गुस्से में उसका मर्डर कर दिया था, और ऐसा कहकर ग्राहम वहां से चला जाता है, जबकि बाकी सभी की आंखें खुली की खुली और मुंह फटा का फटा रह जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना।
साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर देना। लेकिन अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं आपसे मिलूंगा अगली ऐसी ही वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।